स्टार्ट करेंगे शफ़ी मोहम्मद जतोई से चैप्टर नंबर 16 न्यूरो ऑफ्थल्मोलॉजी। इसमें सबसे पहले जो है ऑप्टिक नर्व के बारे में डिटेल गिवन है कि ऑप्टिक नर्व जो है ये सेकंड हमारी इंट्राक्रेनियल नर्व होती है। ये कैरी करती है 1.2 मिलियन एफरेंट नर्व फाइबर्स एक्सॉन्स, और हर एक जो है ओरिजिनेट करता है रेटाइनल गैंग्लियन सेल से। ठीक है, वो हर एक एक्सॉन रेटाइनल गैंग्लियन सेल से ओरिजिनेट करता है। नियरली 1/3 जो नर्व फाइबर्स हैं वो सब सर्व करते हैं सेंट्रल 5 डिग्री ऑफ विजुअल फील्ड को। जो हमारी सेंटर पे विजुअल फील्ड है वो 5 डिग्री की सब सर्व हर एक फाइबर करता है। ठीक है, तो नर्व फाइबर्स जो है वो पोजेस नहीं करते हैं श्वां सेल्स, हैंस ये जब डैमेज हो जाएंगे तो रीजनरेट नहीं हो पाते। इट इज़ द ओनली क्रेनियल नर्व विच इज़ कवर्ड बाय 3 मेनिंजेस। इनको मेनिंजेस कवर कर रही हैं, तो इसीलिए इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। ठीक है, क्योंकि ब्रेन को कवर करती है मेनिंजेस, तो इसको भी कवर कर रही हैं, सो दे आर कंसिडर्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक नर्व है। सबसे पहले ऑप्टिक नर्व जो है तकरीबन 50 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, याद रखिएगा, और इसको डिवाइड किया जा सकता है 4 पार्ट्स के अंदर: इंट्राओक्यूलर, ऑर्बिटल, इंट्राकैनालिक्यूलर, इंट्राक्रेनियल। ठीक है, सबसे पहला इंट्राओक्यूलर पार्ट देखें, ये पास करता है थ्रू द स्क्लेरा। ये इसका जो इंट्राओक्यूलर पार्ट है स्क्लेरा के थ्रू एक सीव की तरह के स्ट्रक्चर की तरह पास करेगा, जिसको हम कहते हैं लैमिना क्रिब्रोसा। ठीक है, इस फिगर में देखें, ये एक सीव की तरह, एक छन्नी की तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लैमिना क्रिब्रोसा कह रहे हैं। यहाँ से जो है हमारी ऑप्टिक नर्व जो है ये स्क्लेरा के अंदर पास कर रही है, स्क्लेरा के थ्रू। ठीक है, इंट्राओक्यूलर पार्ट इसका याद रखिएगा 1 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, और 1 से लेके 1.75 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। ये वाला पार्ट नॉन माइलिनेटेड होगा, और ये फर्दर डिवाइड हुआ है ऑप्टिक डिस्क के अंदर। ठीक है, आगे इसमें से ऑप्टिक डिस्क होगी जो हमें ऑफ्थेल्मोस्कोपी पे विजिबल होती है। प्री लेमिनर पार्ट होता है इसका, जो ऑप्टिक डिस्क के और लेमिना स्क्लेरोसा के दरमियान लाई करेगा। ठीक है, और ऑप्टिक डिस्क के वो होगा प्री लेमिनर। दूसरा लेमिनर पार्ट है जो कि इसी लेमिना क्रिब्रोसा के अंदर लाई कर रहा है, और दूसरा पोस्ट लेमिनर जो लेमिना क्रिब्रोसा के पोस्टीरियरली लाई करेगा। ठीक है, ये फर्दर इसको हमने इंटरनल जो है इंट्राओक्यूलर पार्ट जो है इस ऑप्टिक नर्व का इंट्राक्रेनियल पार्ट, उसको सब डिवाइड कर दिया। ठीक है, दूसरा आ जाता है इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट। अच्छा, तो यहाँ पे फिगर में देखें, ये दिखाया गया है इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ये जो हिस्सा होता है ना, ये ऑर्बिट के अंदर लाया करता है और एक्सटेंड करता है फ्रॉम बैक ऑफ द आई टू द ऑप्टिक फोरामेन तक। ठीक है, ये तकरीबन 25 to 30 मिलीमीटर लॉन्ग होगा, और 3 से 4 इसकी मिलीमीटर डायमीटर होगी। ये ज़्यादा थिकर होता है बनिस्बत ओक्यूलर पोर्शन के। इसलिए थिकर होता है क्योंकि नर्व फाइबर्स जो हैं ये माइलिनेट हो जाते हैं बिहाइंड द ओक्यूलर पोर्शन। अब यहाँ पे माइलिनेशन हो जाएगी, तो ये हिस्सा भी मेनिंजियल शीथ के साथ कवर्ड होता है। थर्ड होता है इंट्राकैनालिक्यूलर पार्ट। अब इंट्राकैनालिक्यूलर पार्ट यहाँ पे आपको विजिबल होगा, ये ऑप्टिक जो कनाल है ऑर्बिट का उसके अंदर लाया कर रहा होता है इंट्राकैनालिक्यूलर पार्ट। ये 5 to 7 मिलीमीटर लॉन्ग होगा। और नेक्स्ट आता है इंट्राक्रेनियल पार्ट। ठीक है, इंट्राक्रेनियल पोर्शन जो है ये क्रेनियल कैविटी में लाया करता है, कैवर्नस साइनस के बिल्कुल अबव, और ज्वाइन करेगा फेलो को दूसरी आंख आई से जो है उसको भी ज्वाइन करेगा थ्रू दिस ऑप्टिक क्याज़म की मदद से। ठीक है, दोनों ज्वाइन करके ऑप्टिक क्याज़म बनाएंगे। अब ये इंट्राक्रेनियल पार्ट जो है 5 to 16 मिलीमीटर होगा, एवरेज हम कह सकते हैं कि ये 10 मिलीमीटर लॉन्ग होगा। नेक्स्ट आती है ब्लड सप्लाई। तो इंट्राओक्यूलर पार्ट जो है शॉर्ट पोस्टीरियर सीलरी आर्टरी को की मदद से मतलब सप्लाई होता है इंट्राओक्यूलर पार्ट। ठीक है, जो सर्कल ऑफ जिन हेलर बनता है। अच्छा, तो यहाँ इस फिगर में भी देखें ब्लड सप्लाई की बात हो रही है। जो इंट्राओक्यूलर पार्ट होता है इसका ऑप्टिक नर्व का, इसको जो ये शॉर्ट पोस्टीरियर सीलरी आर्टरी है ये सप्लाई करेगी सर्कल ऑफ जिन हेलर के थ्रू, और सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी भी इसको सप्लाई कर रही है इंट्राओक्यूलर पार्ट को। जो इंट्रा ऑर्बिटल, इंट्राकैनालिक्यूलर और इंट्राक्रेनियल पार्ट्स होते हैं, इन सब को जो है पायल प्लेक्सस जो है, जो पाया मैरर को सप्लाई कर रहा है, वो पायल प्लेक्सस की जो फेड ब्रांचेस होती हैं ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की, ठीक है, वो सप्लाई करेंगी। इसके अलावा सुपीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी भी इसको सप्लाई करेगी, और सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी भी। ठीक हो गया, तो अब आते हैं ऑप्टिक नर्व के फंक्शन पे। नॉर्मल हमारी जो ऑप्टिक नर्व है ये मेंटेन करती है फॉलोइंग फंक्शन। एक तो ये नॉर्मल विजुअल एक्विटी और फील्ड ऑफ विजन को मेंटेन रखती है, कलर विजन में हेल्प करती है, लाइट ब्राइटनेस, और इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी। एंड नंबर 5 न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस में भी इन्वॉल्व होती है, जैसे लाइट रिफ्लेक्स में और अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में। ऑप्टिक नर्व की डिजीज़ेस कौन सी होती हैं? ऑप्टिक डिस्क का एडिमा हो जाता है, पेपिल एडिमा, ऑप्टिकल न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ऑप्टिक एट्रोफी। सारे हम डिटेल में सब डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज। सबसे पहले ऑप्टिक डिस्क एडिमा यानी कि स्वॉलन ऑप्टिक डिस्क। ये जो डिज़ीज़ है इसमें ऑप्टिक डिस्क का एडिमा या स्वॉलन डिस्क
या हम कह सकते हैं चोक्ड डिस्क। ये जनरल टर्म्स हैं जो हम इडिमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व हेड फाइबर्स के लिए डिस्क्राइब करते हैं। यानी इसमें जो ऑप्टिक नर्व हेड के जो हेड फाइबर्स हैं, ऑप्टिक नर्व हेड के फाइबर्स, उनकी इडिमा हो जाती है। ठीक है, यहाँ फिगर में देखें दिखाया गया है ऑप्टिक स्वेलन ऑप्टिक डिस्क। ये ब्लड डिस्क का मार्जिन है, ये ओब्लिटरेटेड फिजियोलॉजिकल कप है और इनगोज्ड टॉर्चुअस ब्लड वेसल्स हमें यहाँ पे विजिबल है। उसके बाद टाइप्स आ जाती है इसकी। दो टाइप्स होती हैं, पैसिव डिस्क इडिमा, एक्टिव डिस्क इडिमा। पैसिव में क्या होता है, ये एक नॉन इन्फ्लामेटरी डिस्क इडिमा होता है जो ड्यू टू द चेंज इन द परफ्यूजन प्रेशर एट द लेवल ऑफ लेमिना क्रिबरोसा। ठीक है, इस लेमिना क्रिबरोसा के लेवल पे परफ्यूजन प्रेशर चेंज हो गया है और इसकी वजह से इडिमा हुआ है। जबकि एक्टिव डिस्क इडिमा में डिस्क का इडिमा होगा किसी इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व हेड की वजह से। इसको हम कहते हैं पेपिलाइटिस, यानी ऑप्टिक नर्व हेड की इन्फ्लामेशन हो जाए तो एक्टिव डिस्क इडिमा होगा। ठीक है, एटियोलॉजी पे आ जाए तो अगर एक साइड की यूनिलेटरल स्वॉलन डिस्क जो है कॉज होती है ओक्यूलर, ऑर्बिटल और सिस्टेमिक कॉजेज़ की वजह से। ओक्यूलर आपने याद रखना है कि इसमें सेंट्रल रिटाइनल वेन अगर ओक्लूड हो जाती है तो हमें यूनिलेटरल स्वॉलन डिस्क मिलेगी। या अक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, ईल्स डिजीज़ जिसको हम रिटाइनल पेरिवास्कुलाइटिस कहते हैं, क्रॉनिक यूवियाइटिस, ओक्यूलर हाइपोटोनी। ऑर्बिटल कॉजेज़ में पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस की वजह से हो सकता है, मेनिंजोमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व, थायराइड ऑफ्थेल्मोपैथी, एनी अदर ऑर्बिटल ट्यूमर। देन सिस्टेमिक कॉजेज़ होते हैं जिसमें डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ आ जाती है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन्फेक्शन में वायरल, बैक्टीरियल और स्पायरोकीटल। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड हो किस वजह से, किसी स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन की वजह से या सूडो ट्यूमर सेरिब्राई की वजह से, तो वो भी ऑप्टिक डिस्क का एडीमा करवाती है। ऑटोइम्यून कॉजेज़ में जायंट सेल आर्टराइटिस और सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस आ जाते हैं। मेटास्टेसिस में ल्यूकीमिया की वजह से भी हो सकता है। और वास्कुलर कॉजेज़ में सिस्टेमिक मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, टॉक्सीमिया ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, ये सारे सिस्टेमिक कॉजेज़ हो गए। इसके अलावा सूडो डिस्क एडीमा होता है जिसमें एक्चुअली एडीमा होता नहीं है लेकिन हमें ऐसे सूडो होता है, फाल्स कह सकते हैं। तो वो ऑप्टिक डिस्क ड्रूसन जो हमने डिस्कस किए थे उसमें हमें मिलता है सूडो डिस्क एडीमा और हाई मेट्रोपिया में। ठीक है, हाई हाइपर मेट्रोपिया। नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस की डेफिनेशन है, नाम से पता चल रहा है कि इन्फ्लामेशन हो गई है ऑप्टिक नर्व की। ठीक है, ये कहीं पे भी हो सकती है उसके कोर्स में, ऑप्टिक डिस्क से लेके ऑप्टिक कियाज़मा तक कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो सकती है। क्यों हुई है, कोई डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है। ये टी सेल मेडिएटेड होता है डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, टी सेल मेडिएटेड ऑटो इम्यून न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है उस माइलिन शीथ की जो नर्व फाइबर्स को सराउंड कर रही है ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड में। तो उसके बाद उसकी हार्डनिंग हो जाएगी। इन्फ्लामेशन होगी तो हार्डनिंग यानी स्क्लेरोसिस हो जाएगी अफेक्टेड एरिया की। जब माइलिन शीथ डैमेज होती है तो नर्व इम्पल्सेस स्लो हो जाती है या इवन स्टॉप हो जाएंगी, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे। डीमाइलिनेटिंग कंडीशन विजुअल सिस्टम को इन्वॉल्व करती है जिसमें फॉलोइंग आ जाता है, आइसोलेटेड ऑप्टिक न्यूराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका जिसको डेविक्स डिजीज़ कहते हैं। आइसोलेटेड ऑप्टिक न्यूराइटिस में कोई भी क्लिनिकल एविडेंस साथ में नहीं होता जनरलाइज डीमाइलिनेशन का, क्योंकि वो आइसोलेटेड है, जनरलाइज नहीं होगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है याद रखिएगा ब्रेन को और ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करती है, ये ज़्यादा कॉमन कॉज बनती है ऑप्टिक न्यूराइटिस का। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दूसरा है न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका डेविक्स डिजीज़, ये ऑप्टिक नर्व को और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेगी। ब्रेन याद रखिएगा इसमें अनअफेक्टेड होगा, रिलेटिवली स्पेयर होगा। दूसरा कॉज होता है, एक तो ये सारा डिटेल में हमने डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर इसकी ईटियोलॉजी में डिस्कस किया। दूसरा किसी इन्फेक्शन की वजह से भी ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। वायरसेस में जो है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से, बैक्टीरिया में याद रखिएगा साइफिलिस, लाइम डिजीज़, कैट स्क्रैच फीवर, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करवाते हैं। कुछ इसके अलावा पैरा इन्फेक्शंस भी होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं विद दी सिस्टेमिक वायरल इन्फेक्शंस, जैसे मीजल्स, मम्स और चिकन पॉक्स रिलेटेड इन्फेक्शंस। पोस्ट इम्यूनाइजेशन के बाद जो है उसमें भी हमें मिलता है ये ऑप्टिक न्यूराइटिस। नंबर 4 कॉज है कंटेजियस इन्फ्लामेशन, जैसे मेनिंजीज में हो जाए या ऑर्बिट साइनसेस में। इंट्राओकुलर इन्फ्लामेशंस, यूवियाइटिस हो गया, एंडोफ्थेल्माइटिस। सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे SLE, सिस्टेमिक पोलियार्ट्राइटिस नोडोसा। ठीक है, ये सारी इसकी एटियोलॉजी है। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो ऑफ्थेल्मोस्कोपिक क्लासिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, अब ये जो ऑप्टिक न्यूराइटिस की क्लासिफिकेशन है फंडस फाइंडिंग्स पे, उसमें आता है एक तो पेपिलाइटिस। पेपिलाइटिस क्या होता है, ऑप्टिक नर्व का जो हेड होता है उसकी इन्फ्लामेशन को हम पेपिलाइटिस कहते हैं, जिसमें हाइपरीमिया हो जाएगी और इडिमा हो जाएगा ऑप्टिक डिस्क का। ये बहुत ही कॉमन टाइप है ऑप्टिक न्यूराइटिस की, चिल्ड्रन में भी और एडल्ट में। ठीक है, दूसरा होता है न्यूरो रेटिनाइटिस।
न्यूरोरेटिनाइटिस भी एक पेपिलाइटिस ही है जो साथ में एसोसिएटेड होगी रेटाइना की इन्वॉल्वमेंट के साथ, और हमें मैक्यूलर स्टार मिलता है इसमें। तो ये लेस कॉमन टाइप है, बल्कि लीस्ट कॉमन टाइप होती है ये ऑप्टिक न्यूराइटिस की, विच इज़ द न्यूरोरेटिनाइटिस। मैक्यूलर स्टार मिल रहा है और रेटाइना भी इन्वॉल्व हुई है पेपिलाइटिस के साथ। थर्ड होती है टाइप रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस। इसमें याद रखिएगा कि ऑर्बिटल जो पार्ट था ना ऑप्टिक नर्व का ऑर्बिट के अंदर, उसकी इन्फ्लामेशन होगी, जिसमें ऑप्टिक डिस्क बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, बस ऑर्बिटल पार्ट की इन्फ्लामेशन हुई है, तो उसको रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस कह रहे हैं। ये यंग एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन है, फ्रीक्वेंटली ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएट होती है। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस के जो सिम्टम्स होंगे, पेशेंट को अक्यूट या सब अक्यूट मोनोक्यूलर विजुअल लॉस होगा। ठीक है, यानी सिर्फ एक साइड का जो है विजुअल लॉस होगा जहाँ पे ऑप्टिक न्यूराइटिस है, या फिर ये बायलेटरल भी हो सकता है वायरल डिजीज़ में। ठीक है, लेकिन ये मोनोक्यूलर विजुअल लॉस अक्यूट या सब अक्यूट होगा। सिम्टम्स में याद रखिएगा कि एज जो है 20 to 50 ईयर्स के दरमियान होती है। मीन एज इसकी 30 ईयर्स होती है ऑप्टिक न्यूराइटिस की। पेशेंट को पेन या डिस्कम्फर्ट प्रेजेंट होगा अराउंड दी आई, जो कि एग्रावेट हो सकता है एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट्स की वजह से। तो ये ज़्यादा मार्क्ड होगा जब पेशेंट्स को रेट्रोबल्बर वाली न्यूराइटिस होगी। ठीक है, उसमें ज़्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट होता है एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट्स पे बनस्बत पेपिलाइटिस की। नंबर 4, फॉस्फीन परसीव होते हैं बाय सम पेशेंट। ये होता है कि ये फीलिंग ऑफ सेंसेशन होती है टाइनी वाइट या कलर्ड फ्लैशेस की या स्पार्कल्स की, जो प्रोड्यूस होते हैं जब आई बॉल पे प्रेशर दिया जाए, इसको फॉस्फीन्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये देखिए फिगर में दिखाया गया है फॉस्फीन्स, इस तरह की जो है उनको जब आई पे प्रेशर दिया जाता है आई बॉल पे, तो ये नज़र आएगा इनको। नेक्स्ट कुछ साइंस हैं जो ऑप्टिक न्यूराइटिस में हमें मिलते हैं। उसमें सबसे पहले विजुअल एक्विटी पेशेंट की रिड्यूस्ड होगी। ठीक है, जो कि वेरिएबल हो सकती है, यानी मॉडरेट रिडक्शन से लेके कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऑप्टिक नर्व अफेक्ट हो रही है। कलर विजन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, इम्पेयर हो जाएगा, जो कि मेनली रेड और ग्रीन कलर आपने याद रखना है, इनको अफेक्ट करेगा। ठीक है, पेशेंट के ये कलर अफेक्ट होते हैं। कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी भी इम्पेयर हो जाएगी। रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट रेप्ट, ये भी ऑलवेज प्रेजेंट होगा, और ग्लोब पे टेंडरनेस मिलेगी। इसके अलावा डीप ऑर्बिटल पेन होगा पेशेंट को, ब्रो पेन आईब्रो पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, फंडस की जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो पेपिलाइटिस जो टाइप हमने देखी, ये फिगर देखिए इसमें दिखाया गया है पेपिलाइटिस, इसको फंडस पे देखा जा रहा है। तो यहाँ देखिए ऑप्टिक डिस्क की हमें इसमें स्वेलिंग मिलेगी, ऑप्टिक डिस्क बिल्कुल स्वॉलन हो गई है और हाइपरेमिक हो गई है, ब्लड मार्जिन के साथ ब्लर है। स्वेलिंग जो है वो स्प्रेड कर रही है सराउंडिंग रेटाइना के अंदर, और रेटाइनल वेन्स देखिए बहुत ज़्यादा जो है टॉर्चुअस हैं, इनगोज्ड हमें नज़र आ रही हैं, डिस्टॉर्टेड सी। स्प्लिंटर हेमरेजेस याद रखिएगा इसमें होंगे, और फाइन एक्सुडेट भी प्रेजेंट हो सकता है डिस्क पे और उसके अराउंड भी। ठीक है, विट्रस में हमें इस स्टेज पे पेपिलाइटिस में जो है विट्रस में इन्फ्लामेटरी सेल्स मिलेंगे। उसके बाद अगर हम फंडोस्कोपी जब करेंगे फंडस एग्जामिनेशन न्यूराइटिस की, तो अब इस न्यूराइटिस में हमें डिस्क की फाइंडिंग्स वैसी ही मिलेंगी पेपिलाइटिस की तरह, लेकिन इन्फ्लामेशन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर होगी देखें, और स्प्रेड कर जाएगी सराउंडिंग वाली रेटाइना में। ठीक है, और ये एसोसिएटेड हो सकता है मैक्यूलर इडीमा के साथ भी। ठीक है, मैक्यूलर इडीमा और एक्सुडेट बनेगा, जिसको हम ये कह रहे हैं एक्सुडेट मैक्यूलर स्टार फॉर्मेशन। ठीक हो गया। देन रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस होता है, उसकी फिगर नहीं बनी, उसमें तो फंडस बिल्कुल नॉर्मल ही होता है, और ना ही उसमें ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ना ही पेशेंट कोई चीज़ देख पाएगा, उसको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑप्टिक नर्व बिल्कुल सही होती है, जो है ऑर्बिटल पार्ट जो है ऑप्टिक नर्व का वो अफेक्ट होता है। ठीक है, इस वजह से। अब कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं। तो विजुअल फील्ड इफेक्ट के लिए हम सेंट्रल या सेंट्रोसील स्कोटोमा मोस्ट कॉमन होता है, ये विजुअल फील्ड डिफेक्ट। ठीक है, सेंट्रल या सेंट्रोसील स्कोटोमा मिलेगा हमें। विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल एबनॉर्मल आएगा पेशेंट का। एमआरआई जब हम ब्रेन की करेंगे तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले केस में ऑलमोस्ट ऑलवेज वो हमें कैरेक्टरिस्टिक वाइट मैटर लेजन या प्लैक शो करेगा, पार्टिकुलरली पैरावेंट्रिकुलर वाले एरिया में। ठीक हो गया। उसके अलावा कह रहा है कि ब्लड सीपी और ईएसआर चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉज के हिसाब से, और सीरोलॉजिकल जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉज। लंबर पंचर जब हम करेंगे तो उसमें हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले केस में ओलिगोक्लोनल बैंड्स मिलते हैं प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन 90 to 95% पेशेंट। प्रोग्नोसिस कैसी है? ज़्यादातर अच्छी होती है, लेकिन विजुअल एक्विटी और कलर विजन जो है ये यूजुअली महीनों के बाद रिकवर करता है। ठीक है, ट्रीटमेंट है कि अंडरलाइंग कॉज पे ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी जो है अगर हम दें तो उससे हम शॉर्टन कर सकते हैं पीरियड ऑफ विजुअल लॉस को, लेकिन ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा अल्टीमेट लेवल ऑफ विजुअल रिकवरी, लेवल को नहीं करेगा। ठीक है,
ओरल प्रेडनिसोलोन अलोन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, नहीं देंगे अलोन, क्योंकि ये हायर रिकरेंस रेट के साथ एसोसिएटेड होती है। इसके अलावा जब एमआरआई ब्रेन में हमें जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस मिले तो हमें फॉलोइंग रेजिमेंट देनी होती है। एक तो हम IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन सोडियम सक्सिनेट देंगे 1 ग्राम डेली फॉर 3 डेज। उसके बाद फॉलोड बाय ओरल प्रेडनिसोलोन 1 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट इन डिवाइडेड डोजेस। ठीक है। दूसरा, इंट्रामस्कुलर इंटरफेरोन बीटा दिया जाता है। पहले एपिसोड जो होता है ना ऑप्टिक न्यूराइटिस का, उसमें ये बेनिफिशियल रहता है कि इससे क्लिनिकल मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डेवलपमेंट जो है रिड्यूस हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। नंबर थर्ड, हम विटामिन B1, B6 और B12 के इंजेक्शन देते हैं फुल डोजेस में, जो एक्ट करते हैं न्यूरोट्रोफिक और डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट्स की तरह। ये 3 हफ्तों तक हम देंगे। ठीक हो गया। तो ये सारी जो है, अगर MRI पे हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस मिल रहा है तो हम ये रेजिमेंट फॉलो करवाएंगे। नेक्स्ट है पेपिलर एडीमा। पेपिलर एडीमा क्या होता है? डेफिनेशन है, ये पैसिव एडीमा हो जाता है ऑप्टिक नर्व हेड का, जो सेकेंडरीली हुआ है रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से। ठीक है। और ये नियरली ऑलवेज याद रखिएगा बायलेटरली होता है दोनों साइड्स पे। इटियोलॉजी क्या है? इंट्राक्रेनियल जो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स होती हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर, एब्सेसेस और सिस्ट, उसकी वजह से पेपिलर एडीमा हो सकता है, क्योंकि इनसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो सेकेंडरीली पैसिवली ऑप्टिक नर्व हेड में एडीमा हो जाएगा। ठीक है। इसको हम कह रहे हैं पेपिलर एडीमा। जब भी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़े और उसकी वजह से एडीमा हो जाए ऑप्टिक नर्व हेड का, तो वो पेपिलर एडीमा है। तो उसका अगला कॉज है बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, इसको सूडोट्यूमर सेरिब्राई कहते हैं। इम्पेयर्ड CSF की सर्कुलेशन, जो या तो वेंट्रिकुलर सिस्टम की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है लाइक एक्विडक्ट की स्टेनोसिस, या उसकी अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गई है किसी इन्फेक्शन, हेमरेज या वीनस थ्रोम्बोसिस की वजह से। इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन अगर कोई हो जाता है लाइक इंसेफेलाइटिस, ब्रेन की इन्फ्लामेशन, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन मेनिंजीज की। इंट्राक्रेनियल यानी सब एरिकनॉइड हेमरेज की वजह से हो सकता है पेपिलर एडीमा। हेड इंजरीज जो डिफ्यूज सेरिब्रल एडीमा करवा दें तो पेपिलर एडीमा हो जाएगा। सिस्टेमिक कंडीशन में एक मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में और टॉक्सीमिया ऑफ द प्रेगनेंसी में। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर में या हाइपर विटामिनोसिस ए, विटामिन ए की टॉक्सिसिटी भी जो है वो पेपिलर एडीमा कॉज करवाती है। पैथोजेनेसिस इस तरह है कि जैसे ही मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो वो आगे ट्रांसमिट होता है पेरी न्यूरल जो सब एरेकनॉइड स्पेस होती है उसमें प्रेशर ट्रांसमिट होता है। CSF जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अंडर प्रेशर वो डिफ्यूज़ कर जाएगा ऑप्टिक नर्व के अंदर। ठीक है। वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वो ऑप्टिक नर्व में डिफ्यूज़ कर जाएगा, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा टिश्यू पे प्रेशर पड़ेगा जो ब्लॉक कर देगा एक्सोप्लाज्मिक फ्लो इन द रेटाइनल फाइबर। टिश्यू पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है CSF का, तो एक्सोप्लाज्मिक फ्लो जो होगा एक्सोप्लाज्म में हो रहा है जो एक्सॉन्स में रेटाइना के, वो ब्लॉक हो जाएगा फ्लो एट द लेवल ऑफ लेमिना क्रिबिरोसा। उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगी एक्सोप्लाज्म की, वहीं पे आगे फ्लो नहीं कर रहा और स्वेलिंग हो जाएगी ऑप्टिक नर्व फाइबर्स की। तो स्वॉलन जो एक्सॉन्स होंगे ना वो सर्कुलेटरी स्टेसिस कॉज करा देंगे। स्वेल हो गए वो एक्सॉन्स, तो उनकी वजह से जो है सर्कुलेटरी स्टेसिस हो जाएगी प्री लेमिनर रीजन के अंदर। ठीक है। लेमिना क्रिबिरोसा होता है ना, उससे प्री लेमिनर वाले रीजन में। तो वीनस स्टेसिस हो जाना और डायलेशन जो है ये ब्रेक डाउन करवा देती है ऑप्टिक डिस्क ब्लड बैरियर को, जिसके नतीजे में एक्यूमुलेशन हो जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, यानी इडीमा हो जाएगा, एक्सोडेट बनेंगे, हेमरेजेस होंगे और कॉटन वूल स्पॉट्स। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेनस स्टेसिस हो रही है, डायलेशन भी हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो ऑप्टिक में जो ऑप्टिक डिस्क और ब्लड बैरियर है ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इस एक्यूमुलेशन की वजह से। तो और ज़्यादा फिर एक्यूमुलेशन होगी, वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की एडिमा होगा, एक्सुडेट फॉर्मेशन, हेमरेज और कॉटन वूल स्पॉट। क्लिनिकल फीचर पे आ जाए, सिस्टेमिक जो सिम्टम्स होंगे इसमें पेपिलर एडिमा में, सिस्टेमिकली याद रखिएगा पेशेंट को हेडेक होगा। ठीक है। ये इसकी जो इंटेंसिटी है और साइट वो वेरिएबल होगी हेडेक की, जो कि कहीं पे भी हो सकता है एनी टाइम ऑफ द डे, यानी किसी भी टाइम पे हो सकता है। साइट भी इंटेंसिटी भी वेरी करती है और किसी भी टाइम पे हो सकता है दिन में, लेकिन कैरेक्टरिस्टिकली ये अर्ली इन द मॉर्निंग होता है। ठीक है। हेडेक पेपिलर एडिमा में एग्रीवेट होता है कफिंग, स्नीजिंग या स्ट्रेनिंग के थ्रू, और ये टिपिकली रिलीव होता है बाय वॉमिटिंग। ठीक है। वॉमिटिंग से रिलीव हो जाएगा हेडेक। नौशार वॉमिटिंग सडन होती है पेशेंट को इसमें और ऑफन प्रोजेक्टाइल। और इसके अलावा डिटोरिएशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, लेट स्टेजेस पे होगी डिटोरिएशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, जो वेरी कर सकती है स्लाइट ड्राउजीनेस से लेके बहुत ज़्यादा सिवियर अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है पेशेंट को। ऑक्यूलर सिम्टम्स में उनको जो है पेशेंट को रिकरेंट अटैक्स आएंगे, ट्रांजिएंट ऑब्सक्यूरेशन ऑफ विजन के। ठीक है। ट्रांजिएंटली वो ऑब्सक्योर होगी विजन, यूनिलेटरली भी हो सकता है या बायलेटरली, ब्लैक आउट जिसको हम कहते हैं, या ग्रेइंग आउट ऑफ द विजन, जो 10 से 15 सेकंड तक लास्ट करेगा मैनी टाइम्स अ डे, ऑफन परसिपिटेड बाय सडन चेंज ऑफ द पोस्चर। जैसे ही पेशेंट स्पेशली जब पोस्चर चेंज करता है तो उसको ब्लैक आउट हो जाएगा।
दूसरा डिप्लोपिया, डिप्लोपिया जो है एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल पैल्सी की वजह से हो सकता है पेशेंट को ओक्यूलर सिम्टम्स में डिप्लोपिया। अब ओक्यूलर साइंस जो होंगे ना, जो हमें मिलेंगे पेपिलिडेमा में, वो सबसे पहले अर्ली पेपिलिडेमा में वैसे सिम्टम्स तो यूजुअली एब्सेंट होते हैं, विजुअल एक्विटी नॉर्मली रहती है, प्यूपिल रिएक्शन भी नॉर्मल रहता है। ऑफ्थेल्मोस्कोपिक फाइंडिंग पे हमें माइल्ड सा डिस्क की हाइपरीमिया नज़र आएगी, हाइपरीमिया पेपिलिडेमा में हाइपरीमिया थोड़ा बहुत, और साथ में ऑप्टिक कप की प्रिजर्वेशन होगी। स्पॉन्टेनियस वीनस पल्सेशन डिस्क की साइड पे एब्सेंट होंगी, ठीक है, और ये 80% ऑफ द नॉर्मल इंडिविजुअल्स में अप्रिशिएट होती हैं। ब्लरिंग ऑफ द डिस्क मार्जिन और पेरीपेपिलरी नर्व फाइबर स्ट्राइएशंस भी हमें ऑफ्थेल्मोस्कोपिक फाइंडिंग में मिलती हैं अर्ली पेपिलिडेमा में। नंबर 2 होता है फुली डेवलप्ड पेपिलिडेमा। फुली डेवलप्ड पेपिलिडेमा में जो ऑक्यूलर सिम्टम्स होते हैं वो आपने याद रखना है, प्रेजेंट होंगे पेशेंट को, जो अभी हमने सारे यहाँ पे मेंशन किए, ये सारे ऑक्यूलर सिम्टम्स जो हैं उसको होंगे, ठीक है, ये वाले ग्रेइंग, ब्लैकआउट और डिप्लोपिया वगैरह। और विजुअल एक्विटी की बात करें तो वो पेशेंट की नॉर्मल ही रहती है मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में। सेंट्रल विजन प्रिजर्व रहेगा और वो सर्व करता है टू डिफरेंशिएट द पेपिलिडेमा फ्रॉम अदर कंडीशन दैट प्रोड्यूस द डिस्क स्वेलिंग। बाकी कंडीशन जिनमें डिस्क की स्वेलिंग होती है उसमें और पेपिलिडेमा में यही फ़र्क है कि यहाँ पे विजुअल एक्विटी नॉर्मल ही रहेगी, ठीक है, पेशेंट की, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स की। तो यहाँ फिगर में भी देखें पेपिलिडेमा दिखाया गया है, ये देखें ब्लड डिस्क मार्जिन है, इनगोज और टॉर्चुअस ये ब्लड वेसल्स हैं, हाइपरीमिया हो गया है डिस्क का, ठीक है, हाइपरीमिक हो गई है, हार्ड एक्सूडेट फॉर्मेशन भी मिल रही है, यहाँ हेमरेज हो गया है, ठीक हो गया। तो प्यूपिल रिएक्शंस जो है हमें इसमें नॉर्मल मिलेगा। ऑफ्थेल्मोस्कोपिक की फाइंडिंग याद रखिएगा, फुली डेवलप्ड वाला जो पेपिलिडेमा है उसमें फॉलोइंग होती है। एक तो डिस्क हाइपरीमिक हो गई है, उसके मार्जिन्स एलिवेटेड भी है लेकिन ब्लड है, ठीक है, ब्लड वेसल्स ऑब्सक्योर हो गई हैं क्योंकि जैसे ही मतलब वो क्रॉस करेंगी डिस्क के मार्जिन को तो वो ऑब्सक्योर हो जाएंगे और वेन्स हमें इनगोर्ज्ड और टॉर्चुअस नज़र आ रही हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा वीनस पल्सेशन यहाँ पे भी एब्सेंट होंगी जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर एक्सीड कर जाएगा 20 to 25 मिलीमीटर मर्क्यूरी से, तो वीनस पल्सेशन हमें नहीं मिलेंगी। हेमरेज की बात करें तो स्प्लिंटर और फ्लेम शेप का हेमरेज डिस्क पे या उसके अराउंड हमें मिलेगा, फ्लेम शेप या स्प्लिंटर हेमरेज। नंबर 5 हमें यहाँ पे एक्सूडेट या कॉटन वूल स्पॉट्स भी नज़र आएंगे। मैक्यूलर स्टार जो हमने पीछे फिगर भी देखा वो इनकम्प्लीट मैक्यूलर स्टार मिल सकता है टेम्पोरल पार्ट मिसिंग के साथ। पैटर्न्स लाइन याद रखिएगा, सर्कमफेरेंशियल रेटाइनल फोल्ड होते हैं, सर्कमफेरेंशियली होंगे, रेटाइना में फोल्ड्स हो जाते हैं पेरी पेपिलरी रीजन के अंदर, उनको हम पैटर्न्स लाइन कहते हैं। और सेंट्रल कप जो है इस स्टेज पे रिटेन रहेगा और वो सिर्फ लेट स्टेज पे ओब्लिटरेट होता है, ठीक है, सेंट्रल जो कप है। थर्ड स्टेज होता है क्रोनिक लॉन्ग स्टैंडिंग पेपिलिडेमा। इसमें अब याद रखिएगा, अब यहाँ पे इस स्टेज में जो है ना विजुअल एक्विटी रिड्यूस हो जाएगी, हेमरेज और एक्सूडेट मिलेगा और इसके अलावा डिस्क का एडिमा जो है, सॉरी हेमरेज एक्सूडेट डिस्क एडिमा सारे रिजॉल्व कर रहे हैं इस लॉन्ग स्टैंडिंग क्रोनिक स्टेज में। डिस्क हमें एक शैम्पेन कॉक की तरह जो है नज़र आएगी, उसके ढक्कन की तरह, ठीक है, और विजुअल फील्ड जो है वो उसमें ब्लाइंड स्पॉट बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर जाएगा, विजुअल फील्ड डिफेक्ट जो है वो कॉन्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगा। लास्ट होता है एट्रोफिक पेपिलिडेमा, यहाँ पे जो है ये 6 या 9 महीनों के बाद डेवलप करता है। इसमें विजुअल एक्विटी बिल्कुल सिवियरली इम्पेयर हो जाती है, डिस्क बिल्कुल ही ग्रेश वाइट हो जाएगी ब्लड मार्जिन्स के साथ, ठीक हो गया। चारों स्टेजेस हो गए। अब आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। पेपिलिडेमा को हमें मस्ट जो है डिफरेंशिएट करना होता है पेपिलाइटिस से या सूडो पेपिलिडेमा से। सूडो क्यों होता है? ऑप्टिक डिस्क ड्रूसन की वजह से, हाइपरमेट्रोपिया, या अगर किसी को परसिस्टेंट हाइलाइड टिश्यू रह गया है अभी तक तो उसकी वजह से सूडो पेपिलिडेमा हो जाता है, तो ये डिफरेंशियल होगा। अब पेपिलिडेमा की असेसमेंट आती है, पेशेंट जिसको पेपिलिडेमा है वो मोस्ट कॉमन फैक्टर है कि हम इसमें स्पेस ऑक्यूपाइंग ब्रेन की लेशन को जो है एक्सक्लूड करें, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पे पहले तो हमने ब्लड प्रेशर चेक करना होता है, फंडस की एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और फेरेंजियल एग्जामिनेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी और ईएसआर करेंगे, ब्लड शुगर लेवल, सीरोलॉजी फॉर साइफिलिस। इसके अलावा लंबर पंक्चर भी याद रखिएगा हम करते हैं फॉर ओपनिंग प्रेशर एंड सीएसएफ एनालिसिस, ठीक है, ताकि प्रेशर रिलीज हो, और सीएसएफ के एनालिसिस के लिए भी लंबर पंक्चर कर रहे हैं। नॉर्मल जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो 10 से लेके 18 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होगा एडल्ट्स में। लंबर पंक्चर हम कभी भी नहीं करेंगे जब तक कि इमेजिंग ने स्पेस ऑक्यूपाइंग लेशन को एक्सक्लूड ना कर दिया हो, जो कॉज करवा सकता है डाउनवर्ड हर्निएशन ऑफ द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और हमने लंबर पंक्चर कर लिया तो वो उसकी डाउनवर्ड हर्निएशन भी हो सकती है ब्रेन टिश्यू की टुवर्ड द लंबर पंक्चर इंड्यूस्ड लो प्रेशर एरिया की तरफ, ठीक है।
तो ये उसमें उस केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। इमेजिंग में एक तो सीटी स्कैन है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये की जाएगी ताकि एक्सक्लूड किया जा सके स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन को। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करेंगे ताकि स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन को एक्सक्लूड करें, इन लार्ज वेंट्रिकल्स को, या फिर हम नॉर्मल जो ऑप्टिक नर्व शीथ का डायमीटर है उसको मेजर करें एमआरआई के थ्रू, ठीक है। नॉर्मल ONST कितना होता है 5.5 मिलीमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव 1 मिलीमीटर ऑन एमआरआई। मैग्नेटिक रेजोनेंस वीनोग्राफी MRV भी की जाती है ताकि वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस को असेस किया जा सके। पेरीमेट्री में हमें इनलार्ज्ड ब्लाइंड स्पॉट नज़र आएगा। फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी भी की जाती है ताकि जो डिस्क से लीकेज हो रहा है उसको डिटेक्ट किया जा सके। ट्रीटमेंट लास्ट में देखें तो अंडरलाइंग कॉज पे ही ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। पेपिलिडीमा का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको है कंट्रोल करना है। रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एक तो डायूरेटिक्स देंगे हम। डायूरेटिक्स में हम ओरल एसिटाजोलामाइड जैसे डायामॉक्स जो है ये 500 मिलीग्राम ट्वाइस डेली दिया जाता है ताकि CSF की प्रोडक्शन ही कम हो जाए, ठीक है। और दूसरा जो है हम बार बार रिपीटेड लंबर पंक्चर के थ्रू भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर रेज है उसको कम कर सकते हैं। वेंट्रिक्यूलो लंबो पेरिटोनियल शंट लगा के या ऑप्टिक नर्व शीथ की डिकम्पनसेशन करेंगे, ठीक है, ताकि प्रेशर जो है ऑप्टिक नर्व पे रिलीव हो जाए। दैट्स इट। अब